हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हूँ। की हाल है, मौज बहार है, कट रही है? हाँ जी सर, बढ़िया से कट रही है। और हमारा चल रहा था एनपीओ, और एनपीओ में हमने करा था लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपके साथ रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट की कुछ अच्छी अच्छी बातें करी थी। कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था, हमने पढ़ा था रिसीप्ट क्या होती हैं, हमने कहा था पेमेंट्स क्या होती हैं, फिर रिसीप्ट पेमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम एनपीओ की सारी एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम, फंड बेस अकाउंटिंग, सारी बोले तो सारी एडजस्टमेंट खत्म करके उन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। और फिर अपना लास्ट पार्ट अगला बोले तो उसमें करेंगे सर जी क्वेश्चन पीवाईक्यू। क्लियर है? तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं मेरे बच्चे आज का लेक्चर। कमेंट करा करो, क्या आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, कॉन्फिडेंस बन रहा है? एग्जाम अब बिल्कुल नियर बाय है। मैंने कमेंट्स देखे हैं आपके। कमेंट में बच्चों के कुछ लाइव सेशन की रिक्वेस्ट है। मेरे बच्चों, मैं मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही जीएनजी खत्म करूंगा उसके बाद आपके साथ लाइव सेशंस में जुड़ूंगा, जिसमें आपके सारे डाउट वगैरह आराम से तसल्ली से कुछ लाइव सेशंस लेंगे, कुछ प्लान करेंगे। पर अभी वेट करो, एक चीज चल रही है उस टाइम पे फोकस करो। ज्यादा डाइवर्ट मत हो मेरे बच्चे कि ये भी करा दो, ये भी कर लेते हैं, वो भी। अरे बापू मेरे बच्चे, अभी एक चीज पे फोकस करो। डेली चैप्टर पढ़ते जाओ, उसके क्वेश्चन करते जाओ। बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं, सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। हाँ जी सर, बिल्कुल चलना है। तो बिना देरी के साथ में बात समझो, ठीक है? ओके, तो मैंने आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़े हैं। लाइव बिल्कुल होंगे सेशन, क्यों नहीं होंगे लाइव? मुझे कौन सा दिक्कत है, आपको भी है और मैं भी हूं। मिलेंगे, बातें करेंगे, खूब सारी एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ कर लेंगे। बट अभी एक टाइम पे जीएनजी, जीएनजी दिल लगा के जीएनजी पे जुड़ जाओ। चलो जी शुरू करते हैं मेरे बच्चों आज का सेशन। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों। एडजस्टमेंट से सीधी कहानी, मतलब हमें क्या क्या करना है। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ब्रीफ दिया था कि सर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अभी क्वेश्चन देगा, और वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बट दिक्कत है, एक दिक्कत है भाई, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है कैश बेसिस पे। सारी रिसिप्ट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, सब रिसिप्ट, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। बट जब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हमारा लग जाता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। बोले तो सर जी करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं और करंट ईयर के अलावा रखेंगे नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर की रेवेन्यू, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर, बस उनके अलावा और कोई बात नहीं करनी। तो हमें ये एक्यूरल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब मैं यही बातें समझाने वाला हूं। इसमें कई तरीके की वैरायटी के एडजस्टमेंट है, हम सारी एक बार में खत्म करने वाले हैं, फिर धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। आ जाओ, मैं पहले एक बार, अब देखो, हमने जब डिटेल क्लास पढ़ी थी तो मैंने एक एक एडजस्टमेंट समझाई थी, एक एक एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन करे थे। बट अभी थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, सीधा पहले एडजस्टमेंट सारी एक साथ रिवाइज करते हैं और फिर उनके क्वेश्चंस निपटाते हैं एक साथ। बोलो हाँ है ना? तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर रहा हूं ताकि आपका भी जल्दी से क्विक रिवाइज हो। जिनको एडजस्टमेंट पढ़नी है वो एडजस्टमेंट पढ़ लेगा, जिनको मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेगा। किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही है। आप बाकी अपने अच्छे हिसाब से कर लो। चलो आओ, पहले एक एडजस्टमेंट रिवाइज कराता हूं, कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो हमारे पास जो एनपीओ में एडजस्टमेंट है, मैं एक ही चार्ट में सारा रिवाइज कराने वाला हूं। सर एक काम करो ना, बोलो सर इस पे मत कराओ, ठीक है सर नोट पे कराओ, ताकि वो रब न होने की टेंशन नहीं है। जब मैं नोट कराऊंगा तो वो अपना स्लाइड वगैरह हो जाएगा। ठीक है, यहां करते हैं, ठीक है? ओके मेरे बच्चे, जो बोले मैं वो करूं। आ जाओ, एडजस्टमेंट, सर एडजस्टमेंट इन एनपीओ। आराम सुनते रहना। अपने अगले 15 मिनट में मैं सारी एडजस्टमेंट आपको एक साथ रिवाइज कराने वाला हूं। देखो एडजस्टमेंट क्या क्या है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है सर कंज्यूमेबल आइटम्स। आराम से बात करेंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या होता है, क्या लॉजिक है इसका, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एडजस्टमेंट है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या ट्रीटमेंट है, सब कुछ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग क्या होता है, वही सारी चीजें, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, सब कुछ बात कर लेंगे फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है? राइटिंग पे मत जाना, चांद सी राइटिंग है, आपको ही पता है, अब तक तो आप मेरे हैबिचुअल हो चुके होंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्या सर, तीसरे नंबर पे क्या करें? फंड बेस होगी, कंज्यूमेबल आइटम हो गया, लोजिस सब्सक्रिप्शन। तीसरे नंबर पे अपन बात कर लेंगे सब्सक्रिप्शन, और फिर उसके बाद अपन कर लेंगे कुछ मिसलेनियस, और लास्ट में जाते जाते इंटरेस्ट की भी बात कर लेंगे। तो ये चार तो मेन है,
उसके बाद जाते जाते अपन इंटरेस्ट की भी बात कर लेंगे। तो 4 मेन एडजस्टमेंट मुझे सिखानी है और फिर 5वीं एक बचेगी इंटरेस्ट, वो यही मिसलिनियस में ही बात कर लूंगा, ठीक है। नाउ अब मैं अगर कंज्यूमेबल आइटम की बात करूं, तो कंज्यूमेबल आइटम मतलब नाम से ही होने वाला है, जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे, रेगुलरली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। मान लो मेरा हॉस्पिटल है, मैं शॉर्ट में एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाला हूं, आप भी मेरे साथ बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाओ और जल्दी से रिवाइज कराओ एनपीओ। सर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्दी कंज्यूम होती हैं, जिनका रेगुलरली यूज होता है? सर हमारी मेडिसिन, इंजेक्शंस, ग्लव्स, ये सर्जिकल जो भी हैं आपके चीजें हैं, वो सारी ऐसे आइटम्स हैं जिनका आप डेली बेसिस में यूज करते हो। सर हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे लिए क्या है, जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल है, बैट बॉल, बहुत सारी मैं चीजें बोलूं क्या बताऊं सर, जितने भी स्पोर्ट्स में चीजें यूज हो रही हैं वो सारी यूज होती हैं, खराब होती हैं, उनको रेगुलरली रिप्लेस किया जाता है। सर मेरा एजुकेशन का एजुकेशन स्कूल है, हमारा स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट है, सर अपने लिए स्टेशनरी आइटम, कॉपी किताब पेन पेंसिल बहुत जल्दी यूज होते हैं। तो ऐसे कोई भी आइटम फॉर एग्जांपल जिनका रेगुलर यूज है, आपने क्या बोला मेरे बच्चे, रेगुलर यूज है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर यूज है इन ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन कौन सी हो सकती हैं सर आपके लिए? मेडिसिन हो सकती हैं, वेरी गुड, इंजेक्शंस हो सकते हैं, ओके जी ओके। सर कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकते हैं, याद रखना मटेरियल, मैंने बोला मटेरियल, इक्विपमेंट नहीं। इक्विपमेंट मतलब सर वो रोलर मशीन, वो कैमरा, वो कंज्यूमेबल नहीं है, वो एसेट है, वो मशीन की तरह आपकी बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। वो कोई कंज्यूम खाने वाली चीज नहीं है, कंज्यूम्ड यूज करने वाली चीज नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा। ये रेवेन्यू की चीजों बात कर रहा हूं जिनका छुटमुट बेनिफिट है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल सर जी ओके। और अगर आप और मुझसे पूछोगे तो ज्यादा स्टेशनरी आइटम, इससे ज्यादा हमारा क्वेश्चन हमें देता नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट ये कि भाई इनका रेगुलर यूज है, हाँ, तो हमें जितनी जरूरत है एग्जैक्ट उतना ही खरीदते हैं क्या? नहीं सर, हम थोड़ा स्टॉक मेंटेन करते हैं। 10,000 क्वांटिटी चाहिए, हम 12 का ऑर्डर मारते हैं, क्यों? क्योंकि 2,000 एक्स्ट्रा, कल को इमरजेंसी आ गई, जरूरत पड़ गई, तो क्या भाग के जाऊंगा मेडिसिन खरीदने? पेशेंट मेरा लेटा हुआ है और इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन खत्म हो गया, तो मैं बोलूंगा पेशेंट तो रुक, मैं इंजेक्शन लेके आता हूं? ना जी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैच चल रहा है, बॉल खो गई, मैं कहता हूं नई बॉल, रुक जा, मैच रोको, बाद में बॉल। हमारा गली क्रिकेट थोड़ी ना है सर, तो हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, बिल्कुल। तो सर उसमें होता क्या है, अब वो कहता है कि जब आपने परचेज किया होगा तो 10 की जगह 12 खरीदा, अब 12 की पेमेंट करी, पैसा कितना गया? 12। पैसा कितना गया? 12। बट मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, पैसा 12 गया, पर आपने खर्च कितना किया? 10। आपने इस साल कंज्यूम कितना किया? 10। बाकी जो 2,000 है वो अगले साल यूज करेंगे, तो वो अगले साल के खर्चे में जाएगा ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट इतना सा है कि हमें परचेज से कंजम्पशन निकालना है। हमने जितना खरीदा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपने पैसा दिया होगा। हमें उस परचेज से कंजम्पशन निकालना है कि हमने इस साल कितना कंज्यूम्ड करा। जो हमने खाया वो हमारा खर्चा, जो हमने नहीं खाया वो जब खाएंगे तब खर्चा, तो अगले साल खाएंगे, अगले साल खर्चा। दैट मीन्स सिंपल कि आप बोलते हो आपने जितना भी परचेज किया है, जितना भी परचेज किया है उसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक, अगर है कुछ तो ये आ जाएगा टोटल कि आपने इतना खरीदा प्लस इतना ऑलरेडी पड़ा था, माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। दैट मींस इतना खरीदा, इतना था, दैट इज ओपनिंग। मान लो 10,000 आपने खरीदा, 2,000 ऑलरेडी पड़ा था, 12 हो गया, जिसमें से मैं कह रहा हूं 3,000 तो अभी भी ईयर एंड पे पड़ा हुआ है। तो भाई अल्टीमेट कंज्यूम्ड कितना हुआ मेरे बच्चे? कंज्यूम्ड हुआ है 9,000, कंज्यूम्ड हुआ है 9,000। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस साइड में, कि इतना कंज्यूम किया, ये मेरा खर्चा है। कॉन्सेप्ट खत्म, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। हमने जितना खरीदा प्लस ओपनिंग टोटल आ गया, टोटल में से जो बचा है वो हटा दो, बाकी जो गया वो कहां गया? कंज्यूम्ड, तो उसको खर्चे में डाल दो। कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है सर। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, छोटी छोटी दिक्कतें हैं हमारी जिंदगी में। दिक्कत नंबर फर्स्ट, दिक्कत नंबर फर्स्ट, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं, आप मेरे साथ देखना। दिक्कत नंबर फर्स्ट ये है कि हमें क्वेश्चन अगर परचेज नहीं देगा, इफ परचेज मिसिंग, इफ परचेज मिसिंग, अगर आपको क्वेश्चन में जो परचेज है ना, परचेज वो मिसिंग है, मिसिंग है सर, ओपनिंग क्लोजिंग देगा नहीं देगा जीरो मान लूंगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देगा नहीं देगा जीरो मान लूंगा, बट अगर परचेज नहीं दिया है तो भैया ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढने के लिए मेरे पास दो तरीके की परचेज होगी, एक होगी कैश परचेज,
अगर कैश परचेज नहीं है बेटा सीधा जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में अगर पेमेंट है, क्योंकि कैश का मतलब पैसा दिया, अगर दिया तो बेटा वो पेमेंट में आ रहा होगा ना, तो आ रहा होगा दैट मींस ठीक है, अगर आ रहा है गिवन है तो ओके, गिवन है तो ओके, और अगर नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो जीरो मान लो, तो क्या मान लो, जीरो। सीधी बात है भाई, परचेज दो तरीके की होती है, एक कैश परचेज एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में लफड़ा नहीं है मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन की रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है तो बल्ले बल्ले, नहीं दिया जीरो मान लो, ठीक है। सर व्हाट अबाउट क्रेडिट परचेज, क्या वो हमें परचेज हमारे पेमेंट में देगा? नहीं सर, क्रेडिट मतलब उधार, उधार मतलब पैसा भी दिया ही नहीं, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे भाई, क्रेडिट परचेज से बनते हैं क्रेडिटर, हमने उधार में खरीदा, हमें पैसा देना है, उस देने वाले को हम बोलेंगे सप्लायर जी, क्रेडिटर जी। अब क्रेडिटर को हमने कुछ तो पे किया होगा, यहां एक फॉर्मूला लगाएंगे कि जितनी हमने पेमेंट करी है, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। बेटा लॉजिकली क्लास में तो पूरी क्लास लगा देता हूं मैं 1 घंटे की इस टॉपिक पे, बट अभी 5 मिनट में, तो जितनी भी पेमेंट करी है क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको कहां मिल जाएगी? ऑफ कोर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। उसमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मतलब, क्रेडिटर मतलब उधार, और ओपनिंग मतलब पुराना, पिछले साल का बचा हुआ होगा। तो भाई लॉजिक एक्रुअल कॉन्सेप्ट लगा दो पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई भी एडजस्टमेंट हो एक्रुअल कॉन्सेप्ट लगा दो, इस साल का छोड़ेंगे नहीं, इस साल का जो है नहीं उसे रखेंगे नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मतलब इस साल का या प्रीवियस ईयर? बेटा ओपनिंग मतलब पिछले साल का बचा हुआ, तो पिछले साल का है हटाओ, अगर इस साल पे हुआ भी है तो उससे हटाओ, ये इस साल की पेमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों सर, ये क्यों हटाया? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है, मतलब क्लोजिंग बोले तो इस साल का बचा हुआ, बेटा उसकी पेमेंट तो नहीं होगी, पर करंट ईयर का है तो ऐड कर दो। पिछले साल का रखेंगे नहीं, इस साल का छोड़ेंगे नहीं, तो पिछले साल का हटा दो, इस साल का नहीं पे हुआ कोई बात नहीं, ऐड कर दो। ओपनिंग में अगर कोई एडवांस टू क्रेडिटर है, हमने ऑलरेडी क्रेडिटर को एडवांस दे दिया था पिछले ही साल, ओपनिंग का मतलब पिछले ही साल, पर एडवांस की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। एडवांस में भले ही आपने पिछले साल दिया, मेरे बच्चे डिटेल में ही पढ़ते थे, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, भले ही हमने पिछले साल एडवांस दिया, पर एडवांस उस साल का होता ही नहीं है। बेटा एडवांस का मतलब ही है कि इस साल अगर मैंने एडवांस दिया है तो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। तो जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होगा वो बेटा रिलेट किससे कर रहा होगा? रिलेटेड टू करंट की ईयर। बोलो हाँ है ना? ओ बेटा, ओ बेटा मेरे बेटा समझ आया? ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल हमने एडवांस दिया होगा, पर वो क्या पिछले साल से रिलेट कर रहा होगा? नहीं, पैसा पिछले साल गया होगा, जाने दो, बट रिलेटेड टू करंट ईयर है। बोलो हाँ है ना? बोलो बेटा जी बेटा, ग्रिस का गाना सुनेगा? हाँ तो सुनना, फिर यही है तेरे लिए ग्रिस का गाना, ठीक है। वो ग्रिस का गाना गया, समझ आ रहा है? तो बेटा सुन, क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एडवांस मतलब सर जी पिछले साल का है लेकिन रिलेट करंट ईयर से कर रहा है, ऐड कर दो। और क्लोजिंग एडवांस भले ही आपने इस साल, क्लोजिंग एडवांस मतलब करंट ईयर में पे किया, पर बेटा वो करंट ईयर का है क्या? नहीं सर, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, हटा दो। नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है, हटा दो भाई, हटा दो, माइनस। बस इसके करते ही आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी क्रेडिट परचेज। क्या निकल के आएगी? क्रेडिट परचेज। क्लियर है भाई? क्लियर है? बाकी डिटेल में डिस्कशन, कॉन्सेप्ट वगैरह बाकी सब किया था मैंने, एक बार दोबारा फॉर्मूला रिवाइज कराया कि बेटा हमें चाहिए कंजम्पशन, हमारे पास अगर परचेज ओपनिंग क्लोजिंग है बहुत बढ़िया, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं भी है तो भी बढ़िया, जीरो मान लेंगे, लेकिन परचेज होनी चाहिए। परचेज में ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो, ओपनिंग मतलब ऐड कर दो, टोटल आ गया, क्लोजिंग जो बचा है वो अगले साल यूज, हटा दो भाई, सीधी सी बात है, कंजम्पशन आ गया। लेकिन अगर परचेज नहीं है, दो परचेज है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज अगर क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट में है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो जीरो मान लो, बहुत बढ़िया। क्रेडिट परचेज को निकालना पड़ेगा, क्रेडिटर को जितना पेमेंट करा है, फिर चार चीजें, क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग पिछले साल का हटा दो, क्लोजिंग इस साल का प्लस कर दो। एडवांस ओपनिंग है पिछले साल का है बट वो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है, प्लस करो। क्लोजिंग है करंट ईयर में पे किया बट अगले साल के लिए, हटा दो।
बस करते ही आपकी क्रेडिट परचेज आएगी, क्रेडिट कैश को ऐड करो, टोटल परचेज आ जाएगी। बस मेरे बच्चे बस, क्लियर है, डन है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूं। वैसे मैंने क्या सोचा था सर, आपने तो बोला था पहले सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लो भाई थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, हाँ जी, हाँ मैंने सोचा था सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि काम करते हैं, क्वेश्चन भी साथ साथ निपटाते जाते हैं, ठीक है, वरना क्या होगा ना, फिर वो सारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो कॉन्सेप्ट करा दो, आ जाओ। लो भाई आओ, कंज्यूमेबल आइटम का क्वेश्चन निपटाता हूं मैं आपके साथ में। लो भाई, कह रहा है, यही निपटा दूंगा, यही खत्म कर दूंगा। कह रहा इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, कह रहा हमारे क्वेश्चन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको बनाना है स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, मतलब कितना कंज्यूम्ड होगा वो बताओ। ठीक है, कह रहा आपने जो पेमेंट करी है सप्लायर को, सप्लायर बोले तो क्रेडिटर, वो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो पे किया वो 1,20,000 पे किया, तो क्रेडिटर्स को आपने कितना पे किया, 1,20,000। अब ये 2018 2000 सॉरी 2008 2009 के बैलेंस दिए, दैट इज मैं कह सकता हूँ ये मेरे लिए ओपनिंग हो गया, ये मेरे लिए क्लोजिंग हो गया। क्या क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और एडवांस दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बेटा काम शुरू करें, करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन यही, ठीक है, हमें चाहिए कि कितना हमने परचेज किया, उस परचेज में से प्लस कर देंगे, उस परचेज में से प्लस कर देंगे कि सर ओपनिंग में ऑलरेडी कितना था, तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी था कितना मेरा बच्चे, 2200, माइनस कर देंगे क्लोजिंग में जो बच गया वो हटा दो, अगले साल यूज करेंगे कितना, 5,800। जो आएगा बेटा यही होगा मेरे बेटा कंज्यूमशन, यही होगा कंजम्पशन, और बेटा यही जाएगा मेरा कहां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। अभी शो भी कर दूंगा कैसे जाएगा, बात खत्म। लेकिन परचेज परचेज मुझे निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्टली नहीं दी है, तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 परचेज निकालेंगे। हम लिखेंगे पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर। बताओ हमने सप्लायर को ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया, 1,20,000, ठीक है। अब इसमें 4 बैलेंसेस हटा दो बेटा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर हटाओ, क्यों, क्योंकि पिछले साल का है बेटा 7,800। लो भाई, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग मतलब इसी साल का बचा हुआ है, 9,200, 9,200। लो भाई, बेटा एडवांस, ओपनिंग एडवांस, जो एडवांस दे रखा है वो ओपनिंग वाला ऐड कर दो, क्यों सर, भले ही पिछले साल का है बट रिलेट मेरे करंट ईयर से कर रहा है, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर प्लस कर दो, कितना बेटा, 15,000। क्लोजिंग एडवांस बेटा भले ही इस साल दिया बट रिलेट कर रहा है नेक्स्ट ईयर, हटा दो, माइनस क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर कितना, 25,000। दिस इज माय क्रेडिट परचेज, ये मेरी आएगी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का नामो निशान नहीं है, तो यही मेरी फाइनल परचेज होगी। अमाउंट निकाल देता हूं, बताओ जल्दी से, 1,20,000 माइनस 7,800 प्लस 9,200 प्लस 15,000 माइनस 25,000, दिस इज माय 1,11,400। ये हमारा क्रेडिट परचेज आ गई। इस क्रेडिट परचेज को मैं यहां लिखूंगा 1,11,400, ठीक है, 1,11,400। इसमें 2,200 का स्टॉक ओपनिंग प्लस और 5,800 को क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो 1,07,800 इज माय कंजम्पशन। बेटा कैलकुलेशन एरर हो माफ करना, बाकी मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ। 1,20,000 प्लस 9,200 प्लस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 7,800, ठीक है, ठीक है, प्लस 2,200 और प्लस नहीं सॉरी माइनस 5,800, दिस इज 1,07,800। डन है, सीट डन है, ये हमारा कंजम्पशन है। पर ऐसे शो कैसे करना है सर, शो कैसे करना है, आओ शो करने के लिए मैं यहां बना देता हूं। यहां कहां बनाऊं, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, मैं इधर बना देता हूं। माओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बोलो हाँ है ना। ये हमारी इनकम साइड, क्रेडिट बोले तो इनकम और डेबिट बोले तो एक्सपेंडिचर, डेबिट बोले तो एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में आएगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और कितना कंजम्पशन आएगा, 1,17,000, यहाँ पे आएगा 1,17,800। बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और कहीं कुछ नहीं होगा, सीधा 1,17,800 कंजम्पशन होगा। बाकी क्या होगा सर, बाकी बनेंगी बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट ओपनिंग और एक बैलेंस शीट क्लोजिंग। तो भाई बैलेंस शीट में एक तो स्टॉक आएगा, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग, जैसे कि 5,800 यहां आएगा और 2,200 यहां आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिटर बैलेंस आएंगे बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर यहां आ जाएंगे 7,800 और क्लोजिंग क्रेडिटर यहां आ जाएंगे बेटा कितना, 9,200, ठीक है।
अब जो एडवांस दे रखा है हमने क्रेडिटर को, बेटा वो लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। एडवांस मतलब एसेट, तो एडवांस दे रखा है, तो एडवांस टू क्रेडिटर जो क्लोजिंग में दे रखा है वो यहां जाएगा 25,000, और जो ओपनिंग में एडवांस दे रखा है वो ओपनिंग में एसेट आ जाएगा कितना, 15,000। बस मेरे बच्चे बस, ये जितनी इंफॉर्मेशन थी इन सब के 2 ट्रीटमेंट, ये रहा पेमेंट का एक ट्रीटमेंट ये रहा, और एक रिसिप्टेंट पेमेंट में ऑलरेडी होगा, तो मुझे उसका कुछ नहीं करना, एक ये कैलकुलेशन हो गई और एक ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। डन है, बस इतना सा था कंज्यूमेबल आइटम, खत्म हो गई मेरे कंज्यूमेबल आइटम की एडजस्टमेंट। डन मेरे बच्चे, डन। इससे ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं और आपको लगे कि कुछ भारी हो गया। ठीक है, चलो। सर एक पॉइंट है सेल वाला, हाँ वो याद आ रहा है। मान लो अगर मैंने कुछ आइटम बेचा भी होता तो उसकी बुक वैल्यू यहां से माइनस कर देता, क्योंकि वो आइटम भी गया होता, वो हमने कंज्यूम नहीं किया होता, तो माइनस कर देता यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ आइटम सोल्ड, अगर मैंने कुछ बेचा होता। और उसका जो भी बेचा होता जितने में, अगर वो ज्यादा में बेचा होता तो प्रॉफिट लिखता, अगर कम में बेचा होता तो लॉस लिखता। बस मान लो 10,000 की चीज थी, मैंने 15,000 में बेची, तो यहां से 10,000 माइनस और 5,000 प्रॉफिट में, सीधा। क्लियर है? देखो पैसा आया होगा 15,000, तो एक ट्रीटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में हो गया, रिसिप्ट आ गई। अब 15,000 के 2 ट्रीटमेंट, 10,000 मेरा स्टॉक चला गया, कंजम्पशन खत्म हो गया, और 5,000 का फायदा। ठीक है, अगर मान लो 10,000 की चीज थी, 8,000 में बेची, तो 10,000 यहां से माइनस और 2,000 का लॉस डेबिट में। तो ये एक ट्रीटमेंट और हो सकता है, अगर कभी कुछ आइटम हमने कंज्यूम्ड ना कराओ, सोल्ड कर दिया हो, तो उसकी बुक वैल्यू हम यहां से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट लॉस अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। डन सर, डन। बस इससे ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब मैं वापस आ रहा हूं अगली एडजस्टमेंट, आ जाओ जी। अब आते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग थोड़ा सा और, ठीक है, हाँ जी। चलो फंड बेस अकाउंटिंग में बात शुरू करते हैं। क्या है पॉइंट, यहां पर आ जाओ। पॉइंट नंबर यहाँ पे है, मैं व्हाइट पेन लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। हाँ ठीक है। तो होता ये है कि जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो नॉन मेंबर हो, कोई भी पैसा मिलता है और वो पैसा जो रिसीव्ड हो रही है वो विद सम स्पेसिफिक पर्पस हो रही है, स्पेसिफिक पर्पस कि हमें ये काम करना है। जनरली मैं इसे बोलता हूं दिस इज कैपिटल रिसीप्ट। तो वो हमारे लिए एक तरह का स्पेसिफिक फंड बन जाता है कि भाई ये पैसा मुझे यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए वो मेरी बैलेंस शीट में एक तरह की लाइबिलिटी है, मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सर मान लो आपने मुझे डोनेशन दी टूर्नामेंट कराने के लिए, आपने मुझे पैसा दिया टेंपल बनाने के लिए, आपने मुझे पैसा दिया जागरण कराने के लिए, वट एवर, तो उस पैसे को मैं अपनी मर्जी से जहां मन करे वहां यूज नहीं कर सकता, मुझे उसका स्पेसिफिक यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे बच्चे, मुझे उस पैसे को संभाल के रखना पड़ेगा एज अ लाइबिलिटी कि भाई इसका काम करना है। क्लियर है? उस पैसे को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। एक जनरल फंड या कैपिटल फंड भी होता था, लास्ट क्लास में बात करी थी। जनरल फंड या कैपिटल फंड मेंबर की लाइबिलिटी, कैपिटल होती है एक तरह की कि मेंबर ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, दैट्स इट, वो भी लाइबिलिटी में आता है, पर उसका मेरे इस स्पेसिफिक फंड से लेना देना नहीं। ये वो पैसा है जो कहीं ना कहीं किसी पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो फर्क क्या होता है? अब फर्क ये होता है कि अब इससे रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट, अगर कोई भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इस फंड से रिलेटेड टूर्नामेंट का पैसा आया, टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी मुझे इनकम अराइज हो रही है, कोई भी मुझे रिसीप्ट हो रही है, चाहे वो हो गई है या होने वाली है, एक्रुअल या कैश, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या कोई रिलेटेड टू खर्चा हो रहा है, रिलेटेड टू एनी पेमेंट है, रिलेटेड टू एनी पेमेंट है, तो इस इनकम, इस एक्सपेंस का, इस रिसिप्ट, इस पेमेंट का मेरे रेवेन्यू, भले ही चाहे वो रेगुलर डोनेशन नॉर्मल आ रही हो, और पॉइंट ये कि अगर वो मेरे फंड से रिलेट कर रही है, टूर्नामेंट से रिलेट कर रहे हैं, इनकम रिसिप्ट, टूर्नामेंट की टिकट बेच रहा हूं वहां से पैसा आ रहा है, टूर्नामेंट के लिए और डोनेशन आ गई, टूर्नामेंट के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, टूर्नामेंट के लिए इन्वेस्ट करी थी, उस पर ब्याज आ गया, कुछ भी आ रहा है बेटा, वो उसी फंड में, उसी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा और उसी लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगा। मतलब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? वो बैलेंस शीट में ही लाइबिलिटी में जब जब आएगा तो ऐड होता जाएगा, लाइबिलिटी से ही जब जब जाएगा तो खत्म होता जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, गुल्लक बना दिए मैंने, पैसा आएगा उससे रिलेटेड गुल्लक में जाएगा, मेरी इनकम में नहीं जाएगा, और कल को खर्चा होगा तो इसी गुल्लक से माइनस होगा।
सर खर्चा कितना माइनस हो सकता है? जितना गुल्लक में पैसा है, अगर उससे ज्यादा हो गया खर्चा तो वो खर्चे में जाएगा, एक्सपेंडिचर में। कर देंगे, अभी क्वेश्चन करा दूंगा मैं। मान लो मैंने 1 लाख का फंड बनाया था, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर रिसीव टाइम, तो 1.5 लाख फंड हो गया। अब खर्चा 1,40 का है तो 10,000 मेरी लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर खर्चा 1,60,000 हो गया तो भाई लाइबिलिटी से तो 1.5 लाख ही माइनस होगा, जो 10,000 एक्स्ट्रा भाई गुल्लक में है ही नहीं, खत्म गुल्लक, तो 10,000 मैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चे में डाल दूंगा कि भाई और खर्चा हो गया, मुझे करना तो पड़ेगा। ठीक है, पक्का, डन है। दूसरी बात ये होती है कि हम ये कहते हैं सर इसको हम ना जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कई बार इन्वेस्ट कर देते हैं, हम ये फंड ना जब तक यूज नहीं हो रहा तो हम ये फंड को इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, इस फंड की इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट है हमारी, एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट में जाएगी। पर पॉइंट ये कि अगर उससे इंटरेस्ट आ रहा है, उससे चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है, अगर रिसीव हो गया या अभी एक्रूड है, क्या फर्क पड़ रहा है? आप कहोगे चाहे वो रिसीव हो चुका है चाहे वो एक्रूड है, वो स्पेसिफिक ही माना जाएगा। जनरल इन्वेस्टमेंट है कोई, जैसे लिखा 9% इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं लिखा कौन सी इन्वेस्टमेंट किस पर्पस, तो उसका ब्याज हमारे लिए इनकम बनेगी, इनकम में जाएगी, अगर आ गया तो भी इनकम, नहीं आया तो एक्रूअल बेसिस पे इनकम डाल के बैलेंस शीट में शो कर देंगे एसेट में कि पैसा आएगा। दो ट्रीटमेंट जाएंगे ना एक्रूअल के। देखो रिसीप्ट हो चुका है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट हो चुका होगा, पैसा आ गया होगा, दूसरा ट्रीटमेंट सिर्फ इनकम में डाल दो। अगर एक्रूअल है तो एडजस्टमेंट है, तो उसके दो ट्रीटमेंट, एक तो इनकम बढ़ जाएगी और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट में शो होगा कि पैसा आना है, जनरल इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, अगर टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट लिखा है 10% टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो 1 लाख का 10,000 ब्याज आना चाहिए। अब 10,000 में से 6,000 ही आया तो रिसीप्ट में कितना है 6, तो एक ट्रीटमेंट वो गया, और वो 6,000 इनकम में नहीं जाएगा, वो भी इसी फंड में, इसी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। अच्छा, और अगर एक्यूरल है तो भी भले ही पैसा नहीं आया पर इनकम तो है, आप उसे फंड में उठाओगे और ऐड कर दोगे, और दूसरा ट्रीटमेंट यहां एक ही होगा क्योंकि एक ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट में पैसा आ चुका है, दूसरा बैलेंस शीट में अलग से एसेट साइड में आ जाएगा कि भाई ये भी पैसा आना है। डन है, पक्का, बस इतना सा ही है फंड। अभी इस पे भी एक क्वेश्चन करा देता हूं, दोबारा बोला मैंने, अगर कोई पैसा विद पर्पस आ रहा है तो आप उसे इनकम में नहीं डालोगे और कैपिटल रिसिप्ट है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में अलग से शो करोगे। फिर उस फंड से, उस लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी पैसा या इनकम या एक्सपेंस आ रहा है जा रहा है, वो उसी में प्लस माइनस होगा, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। वो फंड यूज नहीं हो रहा, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो एसेट में आएगा, उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आएगा तो वो ब्याज भी इसी फंड से रिलेटेड माना जाएगा। आ गया तो भी ऐड, नहीं आया तो एक्रूअल बेसिस पे ऐड कर देंगे, और ऑफ कोर्स दूसरा ट्रीटमेंट आने वाला है तो बैलेंस शीट में एसेट शो कर देंगे। बस फंड का जितना बैलेंस है वो आता रहेगा, अगर खर्चा उससे ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा खर्चा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दोगे। आ जाओ जी, आ जाओ जी, इस पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं। लो भाई सर, ये लो, कह रहा है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ कॉस्मोस क्लब। कह रहा है टूर्नामेंट फंड है हमारे पास 1.5 लाख का, 31 मार्च को हमारे पास ऑलरेडी टूर्नामेंट के नाम पे हमने पैसा इकट्ठा ले रखा है लोगों से 1.5 लाख रुपए। क्या ये मेरी इनकम बनेगी? क्या मैं जैसा मर्जी चाहूं पैसा खर्च कर सकता हूं? नहीं सर, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो होगी, मुझे इसका काम करना पड़ेगा। ठीक है, उस टूर्ना फंड में से हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 1.5 लाख रुपए पूरा ही लगा दिया इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरी लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि ये चुकाना है, और ये मेरा पैसा जब तक रखा है ये एक तरह की एसेट है कि ठीक है बैंक से पैसा लेना है, भले ही हमारे लिए लाइबिलिटी, हमें देना है, खर्चा करना है, और उसका पैसा बैंक को रखवा दिया तो बैंक से लेना है, वो एसेट है। अब अगर इनकम हो रही है टूर्नामेंट फंड से तो भाई वो क्या इनकम पीएनएल में जाएगी, मतलब सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी? नहीं, वो इसी फंड में क्या हो जाएगा ऐड। और अगर कोई खर्चा हो रहा है तो इसी फंड से क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस कह रहा है इंटरेस्ट एक्रूड है टूर्नामेंट फंड पे 6,000 रुपए, इंटरेस्ट भी आया नहीं, आना है, आना है, तो इसके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे। अब क्या होने वाले मैं दिखाता हूं, आप आराम से मेरे साथ देखो। अपन क्या करेंगे, आराम से सुनना, ठीक है? मैं यहां से थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं, मेरे पास हल्की सी जगह आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। लो भाई, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी है 19, और पूरी नहीं, एक्सट्रैक्ट टुकड़ा बना के दिखा देता हूं। एक्सट्रैक्ट में आप बोलोगे सर सबसे पहले लाइबिलिटी, फिर एसेट्स, बात खत्म। अब इस फंड में पैसा है टूर्नामेंट फंड, लाइबिलिटी में अलग से आएगा टूर्नामेंट फंड 1.5 लाख रुपए, टूर्नामेंट फंड
1.5 लाख रुपए। इधर आएगा टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट एसेट्स और खर्चा लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इनकम आ रही है तो प्लस कर दोगे। पहले इनकम जो रिसीव हो चुकी है बेटा, इनकम रिसीव्ड 18,000। कुछ इनकम इंटरेस्ट इनकम एक्रूड है, भले ही रिसीव नहीं हुई है तो उसे भी ऐड कर दोगे, एक्रूड इंटरेस्ट। और बेटा जो रिसीव हो चुकी है ये मान के चलेंगे ये रिसीव्ड है, क्योंकि अंदर दिया है, अंदर देने का मतलब है ये रिसिप्टेंट पेमेंट में दिया है। तो एक ट्रीटमेंट हो चुका है, सिर्फ एक करना था, ऐड कर दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। अब जो एक्रूड है दिस इज एडजस्टमेंट, इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, पढ़ के आए हम। तो पहला ट्रीटमेंट तो आप बोलोगे भाई इसका लेना देना भी टूर्नामेंट से ही है तो इसी फंड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। और दूसरा ये पैसा आ गया या आएगा, आएगा तो ये एसेट में आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। ठीक है पक्का। तो टोटल फंड कितना हो गया, 1,50,000 प्लस 18 प्लस 6, दैट मीन्स ऑलमोस्ट हो गया 1,74,000, 1,74,000। अब बताओ लास्ट में खर्चा, बेटा खर्चा कितना है 12,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000 का खर्चा है, माइनस करो 1,62,000 मेरा यहां आ जाएगा और काम खत्म। बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अभी कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चे। 12,000 माइनस किया और जो बचा वो खर्चा अभी भी आ जाएगा कि अभी इतना और खर्च करना है, इतनी सर पे और लायबिलिटी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन व्हाट अबाउट सर ये 1,20 ना होता, 2,20 होता, फिर मान लो ये खर्चा 1,12 ना होके 2,20 होता, 2,20,000, फिर क्या करते, फिर क्या करते, तो फिर क्या करते, फिर यहां पे 12,000 ना माइनस करके मैं करता 1,74,000 और ये अमाउंट हो जाता जीरो, ये अमाउंट हो जाता जीरो, मतलब लाइबिलिटी खत्म। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता, उसमें डेबिट साइड में खर्चे वाली साइड में लिखता टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, जिसमें से 2,20,000 में से कहता 1,74 तो जेब्स की पॉकेट से, बोले तो गुल्लक से निकाल लिया 1,74, बाकी जो बचा 2,20,000 माइनस 1,74,000, 46,000 रुपए का खर्चा आ जाता। बस मेरे बच्चे बस बताओ डन है, हाँ भाई डन है या नहीं, बस ये तब होता जब खर्चा, इससे ज्यादा टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी, डन है, बस हटा दो जी। आ जाओ भाई, अब आ जाओ, आ जाओ अगली। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन है, और एक काम करता हूं, अब सब्सक्रिप्शन को 2 मिनट के लिए होल्ड करता हूं बेटा, वापस आता हूं मिसलेनियस पे। ठीक है, मिसलेनियस सुनना, सब्सक्रिप्शन पे फिर आराम से आते हैं। यहां पे सुनना, यहां पे क्या है, सबसे पहला यहां सीधी सी बात है कि मान लो आपने कोई भी सैलरी पे करी है, आपने कोई रेंट पे किया है, आपने कोई रेंट पे किया है, आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है, आपने कोई कमीशन रिसीव्ड किया है, कुछ भी है सर, कोई इनकम है या रिसीप्ट है, कोई भी रिसीप्ट या पेमेंट आ रही है और उसमें उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट दी है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की, तो बेटा एक्रूअल कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, एक जनरल एक्रूअल कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, सीधी 4 चीजें होंगी। एक होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जिसे आप दो नाम से बुला सकते हो, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, या आप लिख सकता है रिसीवेबल या पेबल, रिसीवेबल या पेबल, बहुत सारे नाम है सर, ड्यू बट नॉट पेड, कुछ भी बोल सकता है। तो एक तो आपका ओपनिंग बकाया होगा, ऐसे ही एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एक्रूड, क्लोजिंग रिसीवेबल पेबल होगा, दैट इज ओपनिंग बकाया, क्लोजिंग बकाया। फिर एक एडवांस होगा, तो ओपनिंग में एडवांस बोले तो प्रीपेड बोल देगा, अनएक्सपायर्ड बोल देगा या एडवांस बोल देगा। तो एक ओपनिंग एडवांस हो गया, दैट इज एडवांस, और एक क्लोजिंग एडवांस हो, एक क्लोजिंग एडवांस हो, दैट इज क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड या एडवांस। क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि सर इन चारों चीजों की एडजस्टमेंट करनी है और तब आपके पास फाइनली आएगा कि सैलरी का या रेंट का खर्चा कितना है, या आपके लिए इंटरेस्ट का या कमीशन की इनकम कितनी है, जो आप डालोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम है तो इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंस साइड में। दिस इज जनरल पॉइंट। अब मैं ये 4 एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूं, दैट्स इट।
कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम आ जाए, एक्यूरल अगर लगाना है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की कहानी दी है तो उसको कैसे करना है। सिंपल लॉजिक एक ही है बेटा, जो हमने यहां लगाया था वही यहां लगेगा। इस साल का छोड़ेंगे नहीं और इस साल का जो है नहीं उसे रखेंगे नहीं। तो भाई साहब लॉजिक ये है, सर आप कहोगे जो भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसे हटा दो, क्यों? क्योंकि वो रिलेट कर रहा है प्रीवियस ईयर का। भाई पिछले साल का बकाया होगा तभी तो साल के शुरू में पड़ा होगा। पिछले साल तक कुछ नहीं किया होगा हमने, ना पे किया होगा ना हमें रिसीव हुआ होगा, तभी तो हम बोलेंगे ओपनिंग में इतना उधार पड़ा है। क्लोजिंग बोले तो बेटा करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, बोले तो ऐड, क्योंकि करंट ईयर का हमने ना पे किया होगा ना हमें रिसीव हुआ होगा, पेंडिंग होगा। तो भाई ऐड कर दो, रिलेटेड तो करंट ईयर है, भले ही चाहे पे हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि भले ही प्रीवियस ईयर में पेड या रिसीव हुआ हो, बट बेटा रिलेटेड टू करंट ईयर है, रिलेटेड टू करंट ईयर है। भाई भले ही आपने पिछले साल पे किया होगा, पिछले साल रिसीव किया होगा, इसमें नहीं इंक्लूड होगा, बेटा इसी साल से तो बिलोंग करता है, ऐड कर दो। और ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगा, बट बेटा ये भले ही करंट ईयर में पेड या रिसीव होगा, पर मेरा पॉइंट ये है कि ये रिलेट किससे कर रहा है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी में लगने वाला है, इवन अभी सब्सक्रिप्शन में भी लगेगा कि ओपनिंग का छोड़ेंगे, ओपनिंग का प्रीवियस ईयर का रखेंगे नहीं, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं। ओपनिंग एडवांस है भले ही पिछले साल का है पर करंट ईयर से ऐड कर दो, क्लोजिंग एडवांस है इस साल भले ही दिया है पर प्लीज अगले साल का माइनस कर दो, दैट्स इट। ठीक है जी, डन है। आ जाओ इस पे भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दे। भाई मेरी बच्चे जान मांगो जान, लो भाई आओ, एक एडजस्टमेंट यहीं कर दो, बताओ फटाक से। कह रहा आपने 2018-19 में एक्चुअल सैलरी जो पे करी है बेटा, एक्चुअल सैलरी जो पे करी है वो करी है 10,200 रुपए की, ये आपने पे किया, ठीक है, हमें कुछ नहीं बोलता, हम मानते यही खर्चा है जो इस साल का, वो पे कर दिया। बट नीचे कह रहा है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या खर्चा दिखाने वाले हो वो बताओ। अगर आपके पास कुछ प्रीपेड है, कुछ प्रीपेड है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, चार एडजस्टमेंट है, जल्दी देखो। हम कहाँ खड़े हैं, 18-19, मतलब 18 हमारे लिए ओपनिंग है और 19 हमारे लिए क्लोजिंग है, 18 हमारे लिए ओपनिंग है, 19 हमारे लिए क्लोजिंग है, बस बेटा बस। तो बताओ 10,200 हमने सैलरी पे करी, ये हमने सैलरी यहीं कर देता हूं, सैलरी पे करी है 10,200, ठीक है, बोलो हाँ है ना। अब जो ओपनिंग का एडवांस है, भले ही ओपनिंग बोले तो पिछले साल, पर बेटा रिलेट किससे कर रहा है, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर प्लस कर दो। बेटा भले ही प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 2019 करंट ईयर में ही पे किया एडवांस, बट बेटा ये रिलेट किससे कर रहा है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, हटा दो माइनस। बेटा ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का बकाया, अब पिछले साल का बकाया बेटा ये तो पिछले साल से रिलेट कर रहा है, इस साल का थोड़ी ना है, तो ये प्रीवियस ईयर का है, हटा दो। और ये क्लोजिंग एडवांस करंट ईयर का है, ऐड कर दो। बताओ क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरा क्या, सैलरी का एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस जो मैं डालूंगा कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बताओ फटाक से कितना हो जाएगा, 10,200 प्लस 1,200 माइनस 600 माइनस 900 प्लस 750, दैट इज 10,650। ये मेरा खर्चा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनके एक एक ट्रीटमेंट और हो जाएंगे बेटा। जो खर्चा आउटस्टैंडिंग है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, ओपनिंग का ओपनिंग, क्लोजिंग का क्लोजिंग, और जो प्रीपेड है वो बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, क्योंकि हम एडवांस में खर्चा पे करके बैठे, हमारा एसेट, हमारी अधिकार है। खत्म मिसलेनियस, बोलो भाई मिसलेनियस खत्म, लास्ट बची है सब्सक्रिप्शन बस, और कुछ भी टेंशन नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो मैंने आपको कंज्यूमेबल आइटम करा दिया, मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग दोबारा से रिवाइज करा दिया, मैंने आपको मिसलेनियस में ये एक्यूरल की जनरल ट्रांजैक्शंस करा दी। नाउ वापस आते हैं सर जी, इंटरेस्ट का साथ में हमने कर लिया था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ में हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीख ली। अब आ जाओ सर जी, लास्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन, लास्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में क्या है, आओ सब्सक्रिप्शन में क्या है सर। सब्सक्रिप्शन बोले तो मेंबरशिप फीस, आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए एनुअली, क्वार्टरली, मंथली कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन रेवेन्यू सोर्स होगा। भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, और ये पैसा हम किससे मांगने जाएंगे, बाय द मेंबर फॉर द मेंबर, मेंबर के लिए है, मेंबर के लिए काम कर रहे हैं, मेंबर ने बनाया मेंबर, तो मेंबर जी
सिर्फ बनाकर एक बार पैसा देके खत्म नहीं सर, हर साल कुछ खर्चे मेंटेन करने पड़ेंगे। तो मेंटेनेंस के लिए जो खर्चे का पैसे की जरूरत होगी वो कौन देगा? बाहर कोई डोनेशन मांगने जाएंगे क्या, भीख मांगेंगे क्या? नहीं सर, मालिक जी आप दोगे, मेंबर जी आप दोगे। तो जो मेंबर देगा, दिस इज मेंबरशिप फीस। तो एक तरह की ये क्या है मेरे बच्चे, मेंबरशिप फीस है। और अब लफड़ा ये है कि जब मेंबरशिप फीस की बात करते हैं तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 मेंबर है, ओके जी। अब हर मेंबर को मान लो 2000 रुपए साल का देना होता है, तो 1000 इंटू 2000 बताओ कितना हो गया, 1000 इंटू 2000 बोले तो 20 लाख रुपए मुझे साल का मिलेगा, मेंबर से 20 लाख रुपए मुझे मिलेगा। और उस 20 लाख से मैं अपनी इस मेंबर ने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है इसे मैं मेंटेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? नहीं, हाँ ठीक है, इसे मैं मेंटेन करूंगा। पर मेरा बच्चा ये बताओ कि सर क्या सारे मेंबर टाइम पर पेमेंट कर देंगे? भाई हर मेंबर ने साल में पैसा देना है, पर क्या वो साल में दे देगा? और क्या हर मेंबर सिर्फ साल का ही देगा, कुछ एडवांस नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो सेम कंडीशन आएगी कि नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो अपन को जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, सिंपल, कोई लफड़े में मत पड़ो, सिंपल समझो, टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई है, जो रिसीव्ड हुई है, अब उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो पिछले साल का पे कर रहा हो। भाई पिछले साल नहीं पे किया था, इस साल पे कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस साल तो पे किया ही किया, अगले साल का भी पे कर दिया। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पे ही नहीं किया, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पिछले साल का तो दिया ही था, इस साल का भी दे दिया था, तो वो दोबारा नहीं देंगे। तो भाई वही आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट, तो वही चार ट्रीटमेंट। अगर बेटा ओपनिंग में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, रिसीवेबल था, तो बेटा उसे हटा दो। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का था, सीधी सी बात है। क्लोजिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल बच गया, रिसीवेबल बच गया, ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का है। बेटा कुछ एडवांस है, तो अगर ओपनिंग में एडवांस है तो उसे एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड कर दो, क्योंकि वो रिलेटेड टू करंट ईयर है। भले ही पिछले साल दिया था पर इस साल का है, बेटा पिछले साल था तो इस साल तो दोबारा नहीं देने आएगा, बट इस साल की इनकम में ऐड कर दो। बेटा क्लोजिंग एडवांस, भले ही इस साल उसने पे किया, पर बेटा इसमें से हटाओ, क्योंकि खामाखा इस साल का नहीं है, अगले साल की इनकम में ऐड करेंगे, तो इस साल का हटा दो, क्योंकि रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर में ऐड करेंगे, अभी हटा दो। नेक्स्ट ईयर में ऐड करेंगे, अभी हटा दो। नेक्स्ट ईयर में ऐड करेंगे, अभी हटा दो। बस इसको करो और फिर से आ जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। तो पॉइंट तो इतना सही है। 80 से 90% क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। 80 से 90% फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, पक्की बात है। बट सब्सक्रिप्शन है तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट काम करवाता है आपसे। दो तीन बातों का ध्यान रखना है बस मेरे बच्चे, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बातें, आ जाओ। बात नंबर पहली, बात नंबर पहली, ठीक है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? अरे मैंने तो करा पर ये तो हो ही नहीं रहा। हाँ जी, बात नंबर पहली, चलो अब जो हो रहा है वही हो रहा है। बात नंबर पहली क्या सर? बात नंबर पहली कि अगर आपको मान लो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 2026, मतलब मेरे लिए करंट ईयर हो गया 25-26, ये मेरा करंट ईयर है। ठीक है सर, आराम सुनना। अब यहां दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव 1 लाख रुपए, ठीक है। और इसमें लिखा है इंक्लूड, इंक्लूड क्या कह रहा है? इंक्लूड 10,000 रुपए 24-25 का एंड 15,000 रुपए 26-27 का। तो बेटा क्या करें? तो भाई क्या करें? तो बेटा कॉमन सी बात है, आप जब यहां पे लिखोगे टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन 1 लाख, और इसमें से कहोगे जब माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो बेटा भले ही क्वेश्चन में नीचे आउटस्टैंडिंग दिया है, मान लो यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2025 को 12,000, कि ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो 12 था, मतलब पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 12। पर सर आप यहां देखो तो यहां मिला कितना है पिछले साल का?
10। तो बेटा मैं 12 हटा दूं क्या? भाई 12 तो मिला ही नहीं। इस 1 लाख में 12 पिछले साल का था, पर मैं कहूंगा भाई 12 में से 10 ही मिला। तो आप जब यहां से माइनस करोगे तो प्रीवियस ईयर का सारा नहीं माइनस करोगे, प्रीवियस ईयर का जो एक्चुअली रिसीव हुआ है, एक्चुअली रिसीव हुआ है बोले तो 10 माइनस करो, 12 नहीं। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ओपनिंग का पूरा मान लेंगे, रिसीव हो चुका है पूरा 12 माइनस करो। बट मान लो अगर क्वेश्चन में इस 12 के साथ साथ ये लिख दिया कि भाई ये 10,000 है, तो बेटा 10,000 में फिर आपको यहां से 10,000 ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो आया ही नहीं, आया ही कितना 10, आया ही कितना 10। ठीक है सर, अब ये 15 क्या है बेटा, ये इस साल का या अगले साल का? अगले सालों का। तो ये ऑलवेज क्या होगा, क्लोजिंग एडवांस। ऑलवेज क्या होगा, क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि इस साल मिला, अगले सालों का दैट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इसे भी हटाओ भाई, इसे भी हटाओ, ये भी माइनस कर देंगे कितना, 15,000। तो हो सकता है कि आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कई बार क्वेश्चन में इंक्लूड करके दे, तो आपको प्लीज समझना है कि ओपनिंग का भले ही टोटल 12 है, लेकिन हम माइनस कितना करेंगे, जो एक्चुअली मिला हुआ है। पिछले साल का सॉरी अगले सालों का भले ही नीचे ना दिया हो, क्वेश्चन में अलग से बता दे अगले सालों का, तो वही उठा के एडवांस क्लोजिंग मान के माइनस कर। ओपनिंग एडवांस नीचे देगा एडजस्टमेंट में, अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो जीरो मान लेंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जब हम यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, दैट इज करंट ईयर का। अब यहां पे एक लाइन और लिख सकता है, पॉइंट नंबर 2 स्टार। यहां पे दूसरी बात, अब यहीं से दूसरी बात शुरू होगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लो उसने लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2026 एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन 15,000। इसका मतलब है 31 मार्च 26 को, बोले तो मेरा ईयर एंड, बोले तो मेरा ईयर एंड, ईयर एंड पे जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब बोले तो क्लोजिंग, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोले तो करंट ईयर। करंट ईयर का कितना है 15। मैं सीधा 15,000 यहां ऐड कर दूं, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो, क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो, बट अभी नहीं कर सकता। क्यों अभी नहीं कर सकता? 15,000, अरे क्या हो गया, 15,000 यहां पे मैं ऐड करता, लेकिन अभी नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि इस 10 जब 12,000 जो ओपनिंग था, पिछले साल का ओपनिंग जो 12 था, उसमें से इस साल आया कितना, 10 आया कितना, 10। इसका मतलब है 2,000 प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग है। कितना, 2,000। भाई 12 में से अगर 10 ही मिला है पिछले साल का, तो 2,000 अभी भी है। और अगर ये एज ऑन लिखा है तो दिस इज टोटल आउटस्टैंडिंग। तो बेटा टोटल आउटस्टैंडिंग में से, टोटल आउटस्टैंडिंग में से आपको सिर्फ करंट ईयर वाला चाहिए, तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग। आप बोलोगे 15 में से 2 तो पुराना है, तो करंट ईयर का कितना है, 13। करंट ईयर का कितना है, 13। बस बच्चे बस खत्म। करंट ईयर का कितना है, 13,000। नहीं आई बात समझ? देखो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो सीधा सीधा ट्रीटमेंट है। अगर क्वेश्चन ने कहीं आपको रिसीट पेड की डिटेल दे दी, तो बेटा फिर सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात इतनी सी है कि अगर बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और क्वेश्चन में अलग से बता दिया कि हमें इतना मिला था, तो हम उतना ही माइनस करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा दिस इज प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब उसका इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट एक्चुअल में कहां पड़ता है बेटा, करंट ईयर में। इंपैक्ट कहां पड़ता है, करंट ईयर के क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे। अगर एज ऑन लिखा है, इसका मतलब टोटल है, तो आपको पुराना हटाना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर ये एज ऑन ना लिखे, ये लिख दे फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, तो फिर कुछ नहीं करना, फिर सीधा 15,000। क्यों? क्योंकि फॉर द ईयर मतलब इसी साल का है, फॉर द ईयर मतलब इसी साल का है। बस इससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन में टेंशन नहीं है। बाकी एक कॉन्सेप्ट और है जहां पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को बोलेगा, पर मैं कहता हूं एक बार मैं दोबारा इसको समराइज कर देता हूं। बेटा ध्यान सुनना, आपको यहां पर आपको लिखना है, मान लो आपको यहां पे है, दोबारा मैं बता देता हूं बेटा, ये लो जी, आपको क्वेश्चन में लिखा है टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट 2 लाख। ठीक है जी, कह रहा है इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है 15,000 2024-25 का, और मैं कहां खड़ा हूं, 2025-26 में। ठीक है, याद रखना मेरा 31 मार्च 2026 को ईयर एंड हो रहा है। एंड कह रहा है 12,000 है, 12,000 है 2026-27 का, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर का है और ये प्रीवियस ईयर का है। अब ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट दिए, एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन
31 मार्च 2025 वो लिखा है 20,000। मजे की बात है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2026 बोले तो क्लोजिंग 30,000। अब करना क्या है, बस आराम सुनना। करना ये है, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, बेटा खत्म। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। कितना? ₹2 लाख। इसमें से माइनस करोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, और कौन सा? प्रीवियस ईयर का टोटल, या जो एक्चुअली मिला। मेरे बच्चे बोला करो, टोटल या एक्चुअली मिला? तो एक्चुअली, तो एक्चुअल कितना मिला है? एक्चुअली जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 15,000, तो यहां से 15,000 माइनस। फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का प्लस कर देंगे बेटा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का 30 पूरा एज ऑन लिखा है, मतलब पूरा नहीं सर, तो 30 में से भी आप बोलोगे भाई, 30 में से भी अगर 20 में से 15 मिला तो 5,000 तो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इस 5,000 का फर्क एक्चुअल में कहां पड़ेगा? क्लोजिंग वाले पे। तो 30 में से 5 हटा दो, 30 में से 5 हटा दो, 25,000 यहां आ जाए। बोलो हाँ है ना? और अगर ये एज ऑन ना होता, फॉर द ईयर होता, तो फिर 30 ही आता, क्योंकि फिर अपने को ये लफड़ा नहीं होता। डन, बस। बाकी आपको इस ओपनिंग एडवांस दिया नहीं है, क्लोजिंग एडवांस उठा के माइनस कर दो। क्लोजिंग एडवांस तो है हम ना, वो नेक्स्ट ईयर का है बेटा, वो कितना है? 12,000, तो 12,000 माइनस कर दो, जो आएगा दिस इज माय सब्सक्रिप्शन इनकम। सर ओपनिंग एडवांस नहीं है? नहीं सर, ओपनिंग एडवांस नीचे एडजस्टमेंट में देगा, पिछले साल की बातें बताएगा, बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो जीरो मान लेंगे। डन है मेरे बच्चों, बस इतना सही बात है, समझनी है आपको सब्सक्रिप्शन में। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे, मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, तो वहां पे सब्सक्रिप्शन को दोबारा अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब पॉइंट क्वेश्चन के साथ में। एक लास्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर दिए हुए हैं, मैं कहूंगा नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है, एंड सब्सक्रिप्शन एनुअली अमाउंट गिवन है कि एनुअल कितना है, तो आप सीधा निकालोगे। मान लो 1,000 मेंबर है और कह रहा है 1,000 मेंबर 500 रुपए साल में देंगे, तो भाई सीधा कुछ नहीं करना, 5 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन इनकम हो गई। ना लगाओ कोई फॉर्मूला ना कुछ, सीधा 5 लाख की इनकम हो गई, बात खत्म। बट अगर ऐसे दिया हुआ है नंबर ऑफ मेंबर, तो आप अकाउंट बनाओगे, क्योंकि डेफिनेटली फिर कुछ और मिसिंग होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ये रही क्रेडिट साइड और ये रही डेबिट साइड। ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सीधी सी बात है बेटा, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो शुरुआत कहां से होगी? एसेट है भाई, पैसा आना है तो एसेट है, एसेट की शुरुआत डेबिट से। टू, बैलेंस बीडी। क्या आएगा बैलेंस बीडी में? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और अगर बेटा ओपनिंग यहां आएगा तो क्लोजिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस सीडी। दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो भी अमाउंट है यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। बेटा अगर आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो वो आपकी एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। शुरुआत क्रेडिट से होगी, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। और अगर ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर आएगा, टू बैलेंस सीडी। दिस इज क्लोजिंग एडवांस। सीधी सी बात है, एडवांस लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एसेट है तो डेबिट। पहले चार चीजें खत्म हो गई। हाँ, अब जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो रही होगी वो डेबिट से, पैसा आ रहा होगा तो वहां डेबिट, यहां आएगी सीधा बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, क्रेडिट में। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सीधा पैसा आएगा, कितना रिसीव हुआ। और यहां लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन इनकम, यहां से सीधा इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां जाएगी। क्लियर है? खत्म। ये हमारा अकाउंट है बेटा, इसको याद रख लो जितनी जल्दी, और बनाना सीख जाओ। रट्टा नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगाओ, बन जाएगा। अब इसमें इनकम दी होगी क्योंकि मेंबर से निकल गई, रिसीप्ट दी होगी बिल्कुल निकल गई, एडवांस ना दे जीरो मान लेंगे, आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग क्लोजिंग में से एक चीज वो मिसिंग कर देगा, बैलेंसिंग फी। खत्म, बात खत्म। और यहां कोई वो प्रीवियस ईयर वियर नहीं, ये टोटल पे बनेगा। किस पे बनेगा? टोटल। कि भाई टोटल में कितना आउटस्टैंडिंग था, मतलब एक्चुअली रिसीव नहीं, सीधा जैसे मेरे केस में पूरा जो एक्चुअल में मिला, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग में 20,000 तो 20,000 आएगा, क्लोजिंग में टोटल कितना था 30 तो 30 आएगा, बात खत्म। यहां कोई ऐसा नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर वगैरह क्या। इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, आओ मैं इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, इस वाले पे क्वेश्चन करा देता हूं। लो एक पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन, हाँ इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है, बच्चा दिक्कत में आता है ना। लो भाई एक क्वेश्चन है मेरे पास, लो कह रहा है सर जी, क्वेश्चन क्या है आराम से देखना, ठीक है। थोड़ी जगह ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ कर लेंगे। कह रहा है
ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बेटा याद रखना 2020 हमारा ईयर एंड हो रहा है, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट क्लब है हमारा और हमें रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन। कैसे कैसे आई है, कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का हमें पैसा आया 12,000, ठीक है। दैट इज कह सकता हूँ ओपनिंग, मतलब ये मेरे, अगर मैं 20 में खड़ा हूं तो ये पिछले साल का पैसा आया, ये करंट ईयर का पैसा आया, ये नेक्स्ट ईयर का आया। मुझे क्या लेना देना, टोटल आया 6,45,000। याद रखना टोटल आया 6,45,000। अभी छोड़ दो, इसमें करंट ईयर प्रीवियस है नेक्स्ट ईयर का, टोटल कितना आया 6,45,000। कह रहा 500 मेंबर है, हर किसी को 1,500 रुपए देना है एनुअली। तो बेटा इनकम सीधी आ गई 500 इंटू 1,500। बताओ 500 इंटू 1,500 अगर मैं निकालूं तो 500 इंटू 1,500 दैट इज 7.5 लाख रुपए की इनकम हो गई। लो भाई इनकम तो निकल गई। अब कह रहा है 31 मार्च 2020 को, बेटा 31 मार्च 2020 बोले तो क्लोजिंग, कह रहा है एक सम था 15,000 का जो स्टिल इन एरियर था, सब्सक्रिप्शन दैट इज स्टिल इन एरियर है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का, मतलब प्रीवियस ईयर का, बेटा प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग है। कितना सर जी जल्दी बताओ, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अब खुद दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, अगर हमें 12,000 पिछले साल का मिला है और अभी भी उसको मिलने के बाद 15,000 पेंडिंग है, तो टोटल ओपनिंग में कितना होगा, टोटल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना होगा। मैं कहूंगा 12 तो मिल चुका है, 5 अभी भी बाकी है, तो टोटल होगा मेरे बच्चे 17,000, क्योंकि मुझे अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के लिए मुझे टोटल चाहिए। अगर अकाउंट नहीं बनाना होता तो मेरा 12 ही काम हो जाता, बस इस 5,000 का इंपैक्ट मैं करंट ईयर पे डालता। अभी आगे चलो, कह रहा है असरटेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, वो अमाउंट बताओ जो आपका क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो वो तो ये रहा 7.5 लाख रुपए सीधा। एंड कहां है, ऑल्सो शो द आइटम वुड बी एपिड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 और 20। कह रहा बाकी बैलेंस शीट में आइटम वगैरह दिखाओ। चलो आओ इसको अच्छे से कर देता हूं मैं। लो बताओ, मैं कहता हूं लो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फटाक से, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, अपन टोटल पे बनाएंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टोटल में कितनी थी, पिछले साल कितनी थी। तो भाई मुझे पता है 12,000 मिल चुकी है, 5,000 अभी भी बाकी है, टोटल हो गई 17,000। 17,000 टोटल आउटस्टैंडिंग थी ओपनिंग में, ठीक है। ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी मुझे नहीं पता, सच में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी कहीं भी दी नहीं है, ठीक है। टू बाय बैलेंस बीडी, क्या ओपनिंग का एडवांस कहीं दिया है, बेटा हमेशा ओपनिंग एडवांस नीचे कहीं इंफॉर्मेशन में दिया होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी इंफॉर्मेशन में नीचे एडजस्टमेंट में सिर्फ एक फिगर दिया है 15,000, वो भी प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग, एडवांस ओपनिंग में कुछ नहीं बताया। पर याद रखना क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, 21 बोले तो क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग तो नहीं है, ये नहीं पता 19 में क्या एडवांस था, पर ये पता है 20 में हमने 21 का पैसा दिया है। तो हमने जो पैसा दिया है वो हमने 21 का दिया, दैट इज बाय टू बैलेंस सीडी पता है, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग एडवांस पता है हमें, पिछले साल का तो नहीं पता, पर इस साल का पता है कि इस साल हमने अगले साल के लिए दिया है मेरे बच्चे कितना, 18,000। कितना दिया, 18,000। तो ओपनिंग एडवांस को क्या मानूंगा, जीरो, कुछ नहीं दिया, जीरो मानेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है टोटल, टोटल हुई है 6,45,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम टोटल है 1,500 इंटू 500, 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख। एक बार चेक कर लेता हूँ क्रॉस फिगर, ये सब कुछ ठीक लिखा है मैंने, हाँ। तो 6,45,000, 7.5 लाख रुपए, 1,500 इंटू 500, डन। तो बेटा जो बचेगा वो अपने आप ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना आएगा, 7.5 लाख प्लस 18,000 प्लस 17,000, 7,85,000, 7,85,000 में से 6,45,000 जाएगा, 6,45,000, 1,40,000 रिसीप्ट, ठीक है। अब होगा क्या बेटा जल्दी देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब मैं बनाऊंगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं मैं सीधा, इनकम साइड में सीधा आएगा बाय सब्सक्रिप्शन इनकम 7,50,000, बस इनकम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ओपनिंग में अलग आएंगी और क्लोजिंग अलग आएगी, बैलेंस शीट ओपनिंग अलग और क्लोजिंग अलग। ओपनिंग में क्या होगा सर जी, ओपनिंग में एक तो आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट आएगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट आएगी, पैसा आना है
और टोटल आएगी, बताओ टोटल में कितना था, भले ही 12 आया पर टोटल में तो 17,000 था हमारा साल के शुरू में, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बेटा अभी अभी निकली है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी टोटल में कितनी आई है, टोटल आई है 1,40,000। वो अलग बात है 1,40,000 में से 5,000 तो पिछले साल का ही बचा होगा, पर हमें तो बैलेंस शीट में टोटल डालना है, ठीक है। सर जी एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में तो कुछ नहीं थी तो यहाँ तो हो गई 0, पर एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में जरूर है, कितना 18,000। बस मेरे बच्चे बस खत्म, ये हमारा टोटल एक्सट्रैक्ट जो हमें चाहिए था। और यही करूंगा मैं आज का लेक्चर एंड, यही मेरी एडजस्टमेंट हो गई खत्म। हमने कंज्यूमेबल आइटम भी पढ़ लिया, हमने फंड बेस भी पढ़ लिया, हमने सब्सक्रिप्शन भी पढ़ लिया, हमने सारी मिसलेनियस में डिटेल में कर ली। अब अगली क्लास में मुझे 1-2 PYQ कराने, क्वेश्चन करा के इस टॉपिक को, इस चैप्टर को मैं यही वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मजा आया हो अभी तक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, ठीक है। आपकी कमेंट से ही मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। दूसरी चीज़, शेयर करो अपने दोस्तों को, जितने भी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे और जो भी बच्चे हैं उनको ये अचीव हो कि हाँ भाई सही चीज़ें हो रही हैं और उनके बेनिफिट मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मुस्कुराते रहो।